जो है मंडल आयोग के संस्थापक, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। हम लोग डायरेक्ट कोई रिश्तेदारी नहीं है हमारी। और जहाँ तक सवाल मेरा है, मैं भी मधेपुरा का ही रहने वाला हूँ। मेरा घर जो है मधेपुरा ज़िले के अंदर एक जगह उदा किशनगंज, और वहीं के बगल में एक गांव है बाराटेनी। मेरी पैदाइश वहीं की है और मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा अपने गांव से ही हुई। और गांव से क्लास 7 तक के उस समय हमारे गांव में स्कूल्स थे। उसके आगे का स्कूल था नहीं, तो उसके बाद मजबूरन हमें दूसरी जगह जाना था पढ़ने के लिए। तो हमने वहाँ जो मधेपुरा के अंदर ही एक स्कूल है, जिला स्कूल नाम से उसको जाना जाता था, मधेपुरा का जिला स्कूल, जिसको शिवनंदन प्रसाद मंडल हाई स्कूल कहते हैं। वहाँ से हमने 10वीं की परीक्षा पास की। और उसके बाद जो है अपनी पढ़ाई के लिए यानी कि 12 या ISC जिसको हम लोग कहते थे, उसके लिए हम कटिहार हैं हमारे उसी एरिया में जो बंगाल के बॉर्डर के आसपास है। वहीं से हमने ISC की परीक्षा पास की। और उसके बाद जीवन में कुछ करना था, और बचपन से ही जो थी वो मेरी माता जी की ये इच्छा थी कि मैं एक चिकित्सक बनूं। और चिकित्सक क्यों बनूं, उनके पीछे भी उनकी अपनी एक कहानी थी। क्योंकि मेरी जो माता जी थी वो अपने नाना जी के साथ अक्सर रहा करती थी अपने शुरुआती दिनों में, और बाद में भी उनकी शिक्षा दीक्षा जो है अपने ननिहाल में ही प्राप्त की थी उन्होंने। और वो जो जगह थी उसका नाम था शालिग्रामी। ये एक जगह है जो मुंगेर जिले मुंगेर के आसपास है। और शालिग्रामी और मुंगेर के बीच में सिर्फ एक गंगा नदी बहती है। तो उन्होंने शुरुआती अपने वहीं के स्कूल जो उनके नाना जी ने इस्टेब्लिश किया था उस गांव में लोगों की शिक्षा के लिए, उस जमाने में वो खुद बैरिस्टर थे और सम्मानित व्यक्ति थे काफ़ी अपने समाज के अंदर वहाँ पर। और उस ज़माने में उन्होंने स्कूल अपने गांव में स्थापित की थी, ताकि वहाँ से लोग पढ़ के जो है आगे बढ़े शिक्षा के लिए। उनके अंदर जो है उस अंग्रेजी हुकूमत के ज़माने में भी उनकी जागरूकता थी। और वैसा ही हुआ। उस ज़माने में वहाँ से कई लोग विदेश गए पढ़ लिख के, और आज भी वो विदेश में अच्छे अच्छे पदों पर रहे वो जाकर। तो उनकी जो वो दूरदृष्टि और शिक्षा के प्रति प्रेम था, वो बड़ा ही वो अंदर से उनको इसके लिए थी कि नहीं, हर हाल में लोगों को शिक्षित होना चाहिए। तो चूंकि ये उनके पास रहती थी, इसलिए वो चाहते थे कि जो मेरी माता जी हैं वो भी एक चिकित्सक बने। लेकिन माता जी अपने आप में जो थी वो अलग ही उनका इंटरेस्ट था। उनका इंटरेस्ट जो है लिटरेचर में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और उनकी जो हिंदी राइटिंग और ये सब जो थी काफ़ी मजबूत थी। और साइंस से बिल्कुल भी उनको कोई लगाव नहीं था। तो नाना जी के चाहते हुए भी क्योंकि इनको उनमें आनंद की अनुभूति नहीं हो रही थी और लिटरेचर, तो इन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट चुनकर अपनी पढ़ाई, ग्रेजुएशन जो है वही मुंगेर में उन्होंने, महिला कॉलेज है वहाँ से उन्होंने अपनी रेगुलर शिक्षा दीक्षा की। फिर बाद में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। तो ये जो उनके दिल में कसक थी और अपने नाना जी के प्रति प्रेम स्नेह या जो भी एक लगाव था, तो वो जो अधूरी इच्छा थी उनके दिल में, उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो चाहती थी कि मैं एक चिकित्सक बनूं। और इसमें एक और एडिशनल फैक्टर बाद में ऐड हो गया। वो ऐड ये हो गया कि मैं 4 भाई बहन था बचपन में। और मेरी 2 बहनें थी और 2 भाई थे। और मेरा जो छोटा भाई था वो जापानी बुखार, जिसको आप जापानीज इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, जो कि आज इधर गोरखपुर या आसपास यही आगे की तरफ अगर आप जाएंगे तो वही बेल्ट जो गंगेटिक बेल्ट है वो आगे बढ़ते हुए आपको मुजफ्फरपुर, फिर आगे जो है आप बढ़ते जाएंगे तो उस पूरे नॉर्दर्न बिहार और इसमें आगे आगे वहाँ तक आपको ये कलकत्ता तक वो एरिया आपको मिलेगा।
तो इसी बीमारी के चपेट में वो बचपन में आ गया और फिर उसी समय परिवार जो थे, हमारा जो एकजुट परिवार था वो भी डिवाइड हो गया। तो जो आर्थिक स्थिति थी शुरुआती दौर में अच्छी होते हुए भी इस डिवीज़न के कारण वो कमज़ोर हो गई और उसके बाद जो है पिताजी और माताजी, हमें लगता है कि कम से कम 1.5 साल तक लगातार अस्पताल में भर्ती थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि चिकित्सा का खर्च जो है इतना होता है कि उस ज़माने में एक अच्छे खासे परिवार को जो है हम कह सकते हैं कि उस कदर गरीबी में धकेल दिया कि मैं कह सकता हूँ कि तब हमारे लिए जो है एक शर्ट को उलटकर सिला लेना ही नई शर्ट कहलाती थी और उस परिस्थितियों तक हम लोगों ने उस अपनी परिस्थिति को देखा, महसूस किया और ये जो मेरे बचपन के जो ये घटना थी, मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गई वो। अगर माताजी नहीं भी चाहती कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो शायद मैं डॉक्टर ही बनता। लेकिन उन्होंने हमेशा प्रेरित किया इसके लिए। तो ये जो 2 फैक्टर, एक जो जिसके साथ हम जिए, वो घर में आए, उसके साथ हम बड़े हुए और उनकी दुःख और पीड़ा को महसूस किया, समाज और परिवार के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति को देखा और फिर उसके साथ जिया। तो ये जो रचा-बसा समाज को जो अंदर से समझने का एक व्यक्तिगत अनुभव था मेरा, शायद यही वो अनुभव था जो आज भी हमारे अंदर इम्प्रिंटेड है और शायद जो स्वास्थ्य की जो भी क्रांति आज मैं कर रहा हूँ, इसलिए दिल से कर पाता हूँ, कहीं झुकता नहीं, कहीं रुकता नहीं, चाहे कितनी भी विपत्ति आए। और हर समय मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं और मेरा परिवार इसकी अनुभूति की है, ये दूसरा किसी को अनुभूति नहीं करना पड़े। उस दर्द को मैंने खुद से जिया है और आज जो है वो मेरे अंदर है और हमेशा अंदर रहेगा और वो एक ज्वाला और लौ की तरह है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए और इस देश नहीं पूरी दुनिया के हर मानव के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए और प्रेरित करता था, प्रेरित करता है और प्रेरित करता रहेगा। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं इस लड़ाई को उस मुकाम तक लड़ता रहूँगा कि मैं चाहूँगा कि मैं जीवन के आखिरी पड़ाव आते-आते ऐसा वक़्त देख सकूँ कि इस देश में कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में बिना पैसे के न मर पाए। ये मेरे जीवन की आखिरी इच्छा है। मेडिकल की पढ़ाई भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई और गाँव के आप माहौल समझते हैं, तो जब मैं 12 करने के बाद पिताजी से कहा कि भाई आर्थिक स्थिति खराब तो ज़रूर हो गई थी उसमें कि मुझे चिकित्सक बनने के लिए जाना है और मुझे इसके लिए तैयारी करनी है। तो पिताजी कहे बेटा ठीक है, मैं आपके लिए पैसे का इंतजाम करूँगा, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं आपको 1 साल से ज़्यादा इसके लिए समय नहीं दे पाऊँगा। आपको जो भी करना है अपने जीवन में 1 साल के अंदर करना है। मैंने कहा ठीक है, आप 1 साल मुझे वक़्त दें और 1 साल में मैं अपने जो भी करना है, अपनी जो भी हमारी इच्छाएँ हैं, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मेरे गाँव क्या बहुत आस-पास में मेडिकल में सिलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था। लाखों आदमी, आज भी डिफ़िकल्ट है, लाखों आदमी अप्लाई करते थे। उसमें से 450-500 आदमी सेलेक्ट होते थे। तो इस चुनौती को मैंने सबसे पहले स्वीकार किया। जब मैं जा रहा था तो मेरे गाँव और परिवार में जो ऐसे लोग हर समाज में होते जिन्होंने मुझे अ, वो अपनी सोच के हिसाब से मेरा मज़ाक उड़ाया, लेकिन मेरे लिए वही मज़ाक जो है एक चुनौती जो है उसको मेरे लिए बन गई और उस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया मैंने और अपने अंदर एक इस तरह की मैंने एक ठान ली कि आऊँगा तो डॉक्टर बन के ही लौटूँगा और उसके बाद जो है मैं चला गया प्रिपेयर करने के लिए और वहाँ अपने से सारे सामान लिए, पिताजी से पैसे लिए और पटना कभी गया नहीं था। तो जीवन में पहली बार खुद से वहाँ गया
खुद से ढूँढा अपने लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन, अपने रहने के लिए घर ढूँढा और फिर वहाँ तैयारी शुरू कर दी और 1 महीने में कभी वापस घर नहीं लौटा मैं। और इस एक एक साल जो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक भी कोई ऐसा वक़्त नहीं होगा जिसको मैंने मतलब किसी भी तरीके से बर्बाद किया होगा। और जी जान लगाकर मैंने कोशिश की कि अब इतनी मेहनत करूँ कि सफल हो जाऊँ। हमें लगता है कि ऑन एन एवरेज एक दिन में मैं अगर पूरे ड्यूरेशन को देखूँ तो 16 से 18 घंटे रोज़ मैं पढ़ाई करता था। और इस दौरान जो है उस समय ना तो टीवी ये मोबाइल का कोई ज़माना था कि ना आप कम्युनिकेशन जो होता था उस समय पत्र लिखते थे। तो मेरी माताजी ने पूरे 1 साल के दौरान मुझे 3 पत्र लिखे और अ, हाँ, देखिए आज जो है वैसा दिन है मतलब मदर्स डे। हाँ, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको और मैं अपनी माताजी को इस दिन पर श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि उनकी जो वो मोटिवेशनल जो वो पत्र थे और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए उसने मेरी उस लड़ाई में और यानी कि अपने आप को साबित करने की उस लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम साबित हुए वो। और एक बात जो आज भी उनकी उस चिट्ठी में लिखी हुई बात जो मुझे हमेशा याद रहती है, उन्होंने लिखा था कि बेटा कांटों में ही गुलाब खिलते हैं। यानी कि हाँ, जो व्यक्ति दुख को ना देखा हो, ना जिया हो, उनको जो वो गुलाब की जो सुंदर फूल और खुशबू है उसकी अनुभूति जो है उसको रियल सेंस में तो वो बात जो है आज भी मेरे जहन में हमेशा इम्प्रिंटेड है। और 1 साल के बाद जो है फिर वो मैं वापस एग्ज़ाम देकर घर चला गया क्योंकि वहाँ रुकने का तो कोई था ही नहीं, कोई या तो सेलेक्ट होना था या रिजेक्ट होना था, जो भी करना था आगे की ज़िंदगी उस पर ही निर्धारित थी। और 1 साल तक अपने से खिचड़ी बनाकर खाया मैं, तो लगातार 1 साल तक। उसके बाद गाँव चला गया लेकिन मुझे पता था कि 1-2 महीने में रिज़ल्ट आएगा। तो गाँव में ही मेरे पास के शहर से एक चूँकि वो इतना इम्पोर्टेंट था मेरे लिए इन्फॉर्मेशन का दूसरा कोई स्रोत नहीं था कि जब निकलता भी तो मुझे मालूम नहीं चलता। तो रोज़ मैं अखबार जो है गाँव पे मँगवाता था और जिस दिन मेरा रिज़ल्ट निकलने वाला था उस दिन मुझे पता नहीं था कि आज ये रिज़ल्ट आने वाला था। अप्रॉक्सिमेट डेट था कि 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में वो रिज़ल्ट आने वाला है। उस दिन मैं अपने सोचा कि मैं बीच में बैठकर क्या करूँगा, मान लिया कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखते हैं। फिर अपने ग्रेजुएशन के लिए मैं सोचा कि पता करता हूँ कि कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा। उसके लिए मैं मधेपुरा गया हुआ था। वहाँ अपने मित्रों से मिला, उनसे जानकारियाँ इकट्ठा की कि कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना और फिर वापस आ रहा था और वापस आते समय बस पर मैं बैठा मैं अपने गांव जाने के लिए मधेपुरा से। तो मैं घर से थोड़ा पहले था, हमें लगता है कि 15 किलोमीटर शायद पहले रहा हूँगा। तो एक आदमी मेरे ठीक सामने सीट पर बैठकर पेपर पढ़ रहा था। तो जब मुझे उत्सुकता तो थी ही पेपर से और अंदर में संकोच भी होता था कि भाई कोई दूसरा आदमी ने पेपर खरीदा है, वो क्या मैं मांगूं उनसे, उचित भी नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो पलट रहे थे पन्नों को तो अचानक से मेरी नज़र जो है एक जगह आकर टिक गई जहाँ लिखा हुआ था पीएमटी रिजल्ट।
तो ये मैं समझ गया कि रिजल्ट आ गया है और फिर काफ़ी हिम्मत जुटाकर मैंने थोड़ी देर के बाद उनसे पेपर मांगा और पेपर में फिर अपना नंबर ढूंढने लगा और पहले मुझे आज भी वो रोल नंबर आज भी मुझे याद है, NAL 1230। ये मेरा वो नंबर था और तो मैं उस पेपर में देखने लगा तो पहले ही इस कतार में संजोग से मेरा वो नंबर मुझे मिल गया और शायद ये मेरे जीवन की जो थी एक या हमारे परिवार के लिए पहली अब बहुत दिनों के बाद जो है एक खुशी का पल था और मैंने अपने जीवन में पहली बार अपने आप को साबित किया था कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप चाह लें, कठिनाइयाँ आएंगी आपके पास ज़रूर, बहुत सारी मुसीबतों को आपको सहना होगा, अ, शायद उससे लड़ना होगा, लेकिन अगर आप निर्भीकता से, ईमानदारी से परिश्रम करेंगे तो एक दिन जीत आपकी ही होगी। और उसके बाद मैं आ रहा था तो जैसे ही गांव के चौराहे पे बस से उतरा जा रहा था तो संजोग देखिए कि वही व्यक्ति जब वो मैं जा रहा था, जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कटाक्ष किया था कि ये क्या करेगा, कुछ दिन में घूम फिर कर आ जाएगा, इतने इतने सुरमा सब गए गांव से पढ़ के आए, कोई डॉक्टर नहीं बन पाया। पहले चूंकि गांव में पेपर में लेता था तो घर पे हमसे पहले ही मालूम चल गया था कि पेपर आ गया था पहले गांव पर, लेकिन फ़ोन का कोई कम्युनिकेशन नहीं था तो मुझे वो सूचित नहीं कर सकते थे। तो मुझे कांग्रेचुलेट किया कि तुमने गांव और समाज की इज्जत जो है वो काफ़ी ऊंचा कर दी है। तो मैं यही मतलब कहना चाहता हूँ, जो आदमी इस मेरे इंटरव्यू को देखता है कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, आपके बारे में क्या सोचता है, कभी इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपको अपने से ईमानदार होना चाहिए और आप जो काम करते हैं उसके प्रति पूरी लगन मेहनत से काम करनी चाहिए। जो परिणाम आएगा वो शायद अच्छा ही आएगा और सकारात्मक ही आएगा अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप गलत रास्ते पर नहीं चल रहे। और तो आपको खुद मैंने उदाहरण देकर दो मतलब घटनाएं बताई कि वो व्यक्ति वही व्यक्ति थे जब मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे थे और वही व्यक्ति थे जो मेरे ऊपर गर्व कर रहे थे कि तुमने गांव समाज की प्रतिष्ठा जो है पूरे जिले में बढ़ा दी है। तो ना तो मैं तब उससे खुश था, ना ही मैं उसके पहले जब उन्होंने कही थी उससे विचलित था। मुझे अपनी मंजिल मालूम थी और मुझे मालूम था कि अपने आप पर भरोसा था। हर आदमी को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और ईमानदारी से लगन मेहनत करनी चाहिए और उससे सफलता मिलती है और मुझे तो मिली है ज़रूर। तो यहाँ से फिर सिलेक्शन हो गया और फिर हम MBBS में आ गए और शायद उसके बाद थ्रू आउट अपने MBBS में अच्छे रैंक ही लाता रहा। उसके बाद फिर हमने MBBS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस दिया। तो BHU उस समय सेपरेट एक एंट्रेंस लिया करती थी जिसको MD MS एंट्रेंस कहते हैं। वो पूरे नेशनल लेवल पर उसको ऑर्गेनाइज करती थी। BHU जैसे एम्स लेती थी वैसे BHU भी लेती थी। उस BHU एंट्रेंस में MD MS में मैंने पहला रैंक लाया था। उस साल मैं टॉपर था उस एंट्रेंस का। और फिर उसके बाद हमने शादी हो गई मेरी। शादी होने के बाद मेरी बेटी थी, वो होने वाली थी और कैरियर मेरे एक तरफ बेटी, परिवार, शादी थी और दूसरी तरफ मेरा कैरियर था। उसके लिए भी मुझे वक्त नहीं था, तो दोनों में से एक को चुनना था और कोई मेरे पास विकल्प नहीं था।
मैं अपनी पत्नी को उसी स्थिति में छोड़कर मैं चला गया दिल्ली, और वहाँ फिर लगभग 1 साल तक मैंने परिश्रम की, और फिर उस बार भी मेरा डीएम कार्डियोलॉजी में सिलेक्शन हो गया, और फिर एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मैंने डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री ली, और फिर विभिन्न विभिन्न संस्थानों में हमने जो प्राइवेट सिस्टम थे उसको देखने की कोशिश की, और वहाँ कहीं मेरा मन नहीं जचा। कुछ सालों तक मैंने काम किए, पैसे तो ज़रूर मिल रहे थे, लेकिन जो दिल को सुकून देने वाला था, जो डॉक्टर बनने का मुख्य उद्देश्य था मेरा, वो वहाँ फुलफिल होता नहीं दिखा। और उसी समय जो है, उस दौरान बीएचयू के लिए जो है वार्ता निकली, और उस समय मैं स्कॉट्स दिल्ली में काम कर रहा था, तो वो भर दिया मैं। फिर और उससे थोड़ा सा पहले जो है वो केजीएमसी लखनऊ के लिए इंटरव्यू निकला था, उसको भी भरा था मैं। और संजोग देखिए कि जो केजीएमसी में मतलब दिल्ली में रह रहा था, लखनऊ आना था, 24 घंटा पहले मैं चला था वहाँ आने के लिए। और इस तरह का संयोग हुआ कि मतलब गाड़ी जिसको लखनऊ की दूरी कितनी है, 6 से 8 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे आप। वो गाड़ी लखनऊ से पहले कानपुर में रुकती, डायरेक्ट लखनऊ तो नहीं आती, वहाँ से कोई ज़्यादातर ट्रेनें, तो वो कानपुर आती। वो 6 घंटे की ट्रेन जो है हमारे समझ से 18 से 20 घंटे में पहुंची वहाँ। मेरे पास विकल्प नहीं था। फिर वहाँ से मैं स्टेशन से निकल के ऑटो लिया, बस स्टैंड गया, वहाँ से बस पकड़ी, और बस पकड़ी, फिर लखनऊ आया। तो लखनऊ में ऐसी भयंकर जाम कि आपको बता नहीं सकता, और आदमी लोग पे लोग, जैसे कुछ किसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। और 2 बजे तक मुझे पहुँचना था, और आ, मैं जब वहाँ पहुँचा तो एक बीच में वो प्रोटेस्ट में ऐसा फंसा, फिर रिक्शा लिया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर पैदल चलने लगा। इस तरह से पूरे जाते जाते मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ 5 मिनट पहले ही एग्जामिनर वहाँ से चले गए थे। तो अब ये भी एक कहानी है, और समय का महत्व हम नहीं समझते हैं। देखिए 5 मिनट मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा फैसला लिवा दिया वहाँ से, या जो भी प्रकृति को मंजूर था। मैं वहाँ इंटरव्यू में शामिल ही ना हो पाया। उसके अगले मंथ में शायद यहाँ इंटरव्यू थी फिर मैं यहाँ आया, इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट तब हो गया जब जो यहाँ के जो विभाग अध्यक्ष थे, वो चूंकि मैं यहीं पढ़ा था, तो उनको बिल्कुल नागवार था कि मेरे जैसा व्यक्ति जो है यहाँ पर आए, लेकिन उनके नहीं चाहते हुए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ जो है किस तरह से करवट लेती है। जब आप चाहते हैं कुछ तो वो नहीं होता है, जब आप नहीं चाहते वो हो जाता है। लेकिन मेहनत और ईमानदारी और लगन से आपको वो चीज़ें करती रहनी चाहिए। आपको जहाँ करना है, आप कहते हैं ना, परिस्थितियाँ हाथ पकड़ के वहाँ पहुँचा देता है आपको। शायद केजीएमसी में उस तरह का काम नहीं करता, मैं कुछ और काम कर रहा होता। मैं यहाँ आया तो चूंकि और बिहार के आसपास था, और इस एरिया में स्वास्थ्य की कोई सेवाएं नहीं थी, हार्ट का कोई डिपार्टमेंट यहाँ डेवलप नहीं था, नाम का वो हृदय विभाग था, यहाँ एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी। तो वहाँ से वो शुरुआत करके उसको एक एक आपने लड़ाई देखी। फिर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की जो हमारी पहली लड़ाई थी उसको शुरू की। लोग एंजियोप्लास्टी नहीं करने दे रहे थे, तो फिर एंजियोप्लास्टी करने की जंग है, वो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो पहले एंजियोप्लास्टी शुरू की, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को बेहतर करने की लड़ाई शुरू की, फिर एम्स की लड़ाई शुरू की, फिर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई शुरू की। और हमें गर्व है कि आज जितनी भी लड़ाइयाँ हमने लड़ी है, उस सब में कुछ न कुछ कहीं न कहीं सफलता ही मिली, विफलता कहीं नहीं मिली। और आज जो इस देश के नेता जो स्वास्थ्य के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते थे, उन सबको हमने मजबूर कर दिया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, वो स्वास्थ्य पर राजनीति करे, जो कि कभी एजेंडा नहीं था। धर्म, जाति और बाकी सभी मुद्दे होते थे, लेकिन ये मुद्दा नहीं होता था। स्वास्थ्य और शिक्षा की राजनीति को हमने आगे बढ़ाया। स्वास्थ्य चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक समझदारी है जो हमारा समाज उतना उसमें शिक्षा का घोर अभाव है, तो वो चीज़ें
इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं। अभी हाल में ही पहले भी हमने लिखा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि एक साल में आपके सिर्फ देश में 5 करोड़ आदमी बीमारी या उससे इलाज से संबंधित खर्च की वजह से गरीब हो जाते हैं। आप समझिए, 1 2 नहीं, 5 करोड़ आबादी